हेलो एवरीवन है आई एम बैक फॉर द वीडियो लेक्चर और आज हम ergonomics के चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी ergonomics की, तो हम ergonomics के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ergonomics के लेक्चर को मैं रिटन फॉर्म में भी कोशिश करूंगी बनाने की, पर मेजरली हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास ergonomics के बेसिक लेक्चर्स में था क्या या चैप्टर्स में है क्या। ठीक है, सो सेकेंड चैप्टर जो है वो बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड है। क्लाइंट सेंटर्ड का मतलब ये है कि हर चीज़ जो क्लाइंट के इर्द गिर्द, मतलब आपका जो पेशेंट है उसके इर्द गिर्द। ठीक है, अब ergonomics जब पढ़ रहे होते हैं ना आप इस बुक को, तो वो एज अ क्लाइंट लेते हैं अपने पेशेंट को। तो जो डॉक्टर पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास ज़्यादातर पेशेंट आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करता है। तो क्लाइंट सेंटर्ड फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि डॉक्टर के लिए भी पेशेंट एक क्लाइंट ही है और आपके पास ergonomist के लिए भी एक पेशेंट एक क्लाइंट ही है। ठीक है, सो अब हमने फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना है जो क्लाइंट की बेसिक नीड्स को पूरा करे। ठीक है, उसकी वर्क प्लेस की, उसकी वर्किंग नीड्स को पूरा करे, ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने के लिए हमने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है ताकि हमारे लिए चीज़ें क्लियर हों कि हमने ergonomics कैसे डिज़ाइन करनी है अपने पेशेंट की। ठीक है, so after reading this chapter and completing this exercise, the reader should be able to do understanding why a client-centered approach is an integral part of therapist ergonomic practice. Understand the theory and concept of the client-centered approach. Understand the basically apply client-centered practices concept in return to work and occupational ergonomics. इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूज टूल्स दैट विल हेल्प एड्रेस बैरियर्स एंड सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब किस तरह बैरियर्स को हम हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करने की जितनी हो सकता है हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इन एरियाज़ में जैसे हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें यहाँ पे प्रैक्टिसेस बहुत कम होती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू जैसे आप वेस्टर्न कल्चर में देखते हो वहाँ पे ergonomic प्रैक्टिसेस ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर स्टिल वहाँ पे भी इस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि हम हर ergonomics की चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। दैट्स वाई ergonomists कुछ मशीनरी डिज़ाइन करते हैं, समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं सो ईजिली जो वर्क प्लेस का वर्क है या जहाँ वहाँ पे जो पेशेंट है वो डिसेबिलिटी के साथ काम कर रहा है उसके लिए ईजी हो जाए चीज़ें करनी। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास आ जाती है क्लाइंट सेंटर ergonomic अप्रोच। ठीक है, अब क्लाइंट सेंटर ergonomic अप्रोच का मतलब क्या है कि बेसिकली ये अप्रोच पार्टिसिपेशन जो हमारे पास वर्कर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है या जहाँ पे भी हमारे पास जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा है इट्स सेल्फ जो इंडिविजुअल है। वर्कर का क्या मतलब है, यहाँ पे वर्कर बेसिकली पेशेंट की ही बात हो रही है कि मतलब जो पेशेंट इट्स सेल्फ है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डील कर रही है हमारे पास जब पेशेंट किसी इंजरी के बाद वापस रिटर्न टू वर्क। ठीक है, और उसके ergonomics किस तरह से डिज़ाइन की गई है। फॉर एग्जांपल कार्पेट टनल का पेशेंट है, वो कॉन्टिन्यूसली काम करता है, तो उसकी ergonomics में कुछ चेंजेस तो आने चाहिए ना जब उसको एक कंडीशन डायग्नोस हो गई है। तो हमने मेजरली इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि हमने उस ergonomic को डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द इक्विटेबल इन्वॉल्वमेंट पार्टनरशिप एंड क्लियरली अंडरस्टूड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल के key stakeholders such as the worker employer, the union, worker representative, health and safety representative, allied health professionals। मतलब आप ये सोचो कि मतलब एक पूरा कंबाइंड पार्टनरशिप प्लान होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर बंदे की अपनी अपनी कि एक प्रॉपर डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कंप्यूटर जो बंदा चलाता है, अब हमने उसकी ergonomics डिज़ाइन करनी है कि वो टाइपिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो जाहिर सी बात है उसमें हमें उनकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प चाहिए कि हमें स्टैंडर्ड टेबल्स चेयर्स इस तरह से होनी चाहिए। आप उसकी अगर उसकी नेक में बहुत पेन है, उसकी बैक में बहुत पेन है, तो हम उसकी चेयर्स पे वर्क करवाएंगे, हम उनकी चेयर्स को चेंज करवाएंगे। पर ये एक बहुत बड़े लेवल पे अप्रोच होती है। हम जो पेशेंट ट्रीट कर रहे होते हैं ना जब हॉस्पिटल में, तो मेजरली हम उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती कि ऑर्गेनोमिस्ट जाएँ वहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनोमिकली सारी चीज़ें देखें कि किसकी क्या नीड्स हैं, इस एज के लोगों के लिए किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती। दैट्स वाई हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट के पास कि ड्यू टू बहुत कॉमन पेन्स के साथ, नेक की पेन है, बैक पेन है, बहुत कॉमन चीज़ों के साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आते, वहाँ पे भी आते हैं, पर स्टिल काफ़ी हद तक लोगों को ये चीज़ें पता है तो वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल नहीं है तो फिर वो खुद ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ठीक है, तो आपका काम बनता है यहाँ पे बेसिकली, अगर यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऐसी, तो आप पेशेंट को इतना गाइड करो कि आप बेसिक नीड्स जो उसकी बेसिक ज़रूरियात के हिसाब से वो कर सकता है वो वहाँ पे काम करे। ठीक है, आपका काम यहाँ पे बनता है। अब ऑक्यूपेशनल ergonomics होती क्या है बेसिकली, वहाँ पे जहाँ पे आप अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की वर्क प्लेस या सिस्टम इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करते हो इस तरह से कि वहाँ पे एक तो इंजरी जो है वो प्रिवेंट हो सके और उसकी जो ह्यूमन परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी देती हूँ कि एक बंदा कार्पल टनल के साथ आया, मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा फर्दर री इंजरी की तरफ जाए,
या उसकी सिम्टम्स फर्दर फर्दर वर्स हो, तो मैं उसको कहती हूँ कि आप अपने एर्गोनॉमिक्स कैसे डिज़ाइन करो, आप स्लाइटली से स्प्लिंट्स पहन के काम करो, ठीक है, जो आपके पास स्प्लिंट्स हैं, ठीक है, फिर आप थोड़ा थोड़ा वर्क के बीच में गैप दो, फिर आप अपने हाथ की जो एल्बो का रीजन है यहाँ पे आपने सपोर्ट अच्छा देना है, ठीक है, फिर आपने रिस्ट को भी सपोर्ट देना है, फिर आप टाइपिंग करो, मतलब आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि आपकी एल्बो और रिस्ट दोनों इक्वल लेवल पे हो, वो आराम से सपोर्टेड हो, फिर आप टाइपिंग करो, ठीक है, मतलब आपने कुछ बेसिक तरीके से आपने पेशेंट को गाइड करना है कि ऑक्यूपेशनल एर्गोनॉमिक्स में कैसे गाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम डिजाइन होता है। अब मैं तो आपको एक पर्सनल चीज बता रही हूँ जो अभी हम पेशेंट को बता सकते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे जो ऑक्यूपेशनल एर्गोनॉमिक्स होती है वो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, ठीक है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करेगी। लाइक अगर इसके यहाँ पे अगर एक पेशेंट निकला है या दो निकले हैं तो इसका मतलब यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं है, ठीक है, तो वो उस पूरे वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करने पे जहाँ पे काम करेगा ना, वहाँ पे बेसिकली आप कहते हैं ऑक्यूपेशनल एर्गोनॉमिक्स काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो रिटर्न टू वर्क है, ठीक है, रिटर्न टू वर्क का मतलब यही है साफ सी बात की डिसेबिलिटी के बाद जब पेशेंट वापस जा रहा है, मतलब अपनी जो इंजरी हुई थी उसकी, उसके बाद जब वो वापस रिज्यूम कर रहा है तो हमने क्या प्रोसेसेस किए हैं, एक वर्कर ने, एक एम्प्लॉयर ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे क्या काम किया है कि जब वर्कर वापस आएगा तो वो अपनी काम को स्टार्ट कर सके दोबारा से। ऐसा नहीं हो कि लाइक वो दोबारा किसी इंजरी में प्रीडिस्पोज हो जाए, लाइक वो उसको दोबारा इंजरी हो जाए, उसको हमने प्रिवेंट करना होता है री इंजरी से, तो हम उसके लिए ऐसा वर्क एरिया डिजाइन करें कि लाइक अगर पे वर्कर वापस आता है तो उसको दोबारा इशू ना हो, ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता, लाइक मेरे ख्याल में वर्ल्ड में ही अभी इतना फोकस नहीं है इकोनॉमिक्स के ऊपर, पर स्टिल बाहर आप अगर वेस्टर्न कल्चर में देखते हो तो काफी हद तक होता है, यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। Person environment occupation model, ठीक है, this model elaborates an understanding of occupational performance that is characterized by the complex interaction of factors and relationship among the person and the environment and the occupation, ठीक है। अब elaborate करते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं occupational performance की कि हमारे पास complex interaction जो factors क्या है, ठीक है। अब person environment occupation model तीनों चीजें आपको समझ आ गई कि person है, फिर उसका environment क्या है, फिर उसका occupation क्या है, तीनों चीजें क्या क्या है कि हमारे पास किस किस तरह से है, वर्कर ऑर्गेनॉमिक्स में पर्सन काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनॉमिक कंसर्न के एनवायरनमेंट में ये कि वर्क प्लेस कैसी है और हमारे ऑक्यूपेशन के वर्क की डिमांड क्या है, ठीक है, अगर उसकी डिमांड यही है कि सारी टाइपिंग करनी है, जाहिर सी बात है आप उसकी वो टाइपिंग बंद नहीं करवा सकते, ठीक है, तो आपने उसको एडजस्ट करवाना है, उसको मॉडिफाई करवाना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको कहो कि यार आप काम करना बंद कर दो, ठीक है। आपके पास एक टेलर आता है वो कहता है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ, ठीक है, एक लाइक वर्कर आता है कि वो कहता है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ जिसमें मेरा हाथ का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब वो आप बोलो कोई कंस्ट्रक्शन सेंटर से जो कोई लेबर आ जाता है, ठीक है, कोई मजदूर हो, तो वो कहता है कि मैं सारा दिन घर बनाना है, मैंने ईंटें उठानी उठानी है, मेरी तो मैं तो उठानी, क्योंकि मैंने उससे उससे उसकी क्या चल रहा है, बेसिकली उसका घर चल रहा है, तो अब आप वहाँ पे पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि लाइक आप बंद कर दो, ठीक है, तो आपने वहाँ पे क्या करना होता है, बेसिकली उसको मॉडिफिकेशन बतानी है, आपने उसको मॉडिफिकेशन बतानी है कि आपने किस तरह मॉडिफाई करना है। अगर तो पेशेंट बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने काम मस्त करना है, वैसे ही करना है, फिर आप ये कह सकते हो कि बहुत ईजी वर्डिंग में कि आप फिर गैप्स ले लो, ठीक है, मतलब आपने अगर 5 मिनट काम किया 5 मिनट गैप लो, 5 मिनट नहीं ले सकते 2-3 मिनट गैप ले लो, ठीक है, फिर आपने 10 मिनट काम किया तो आप 2-3 मिनट गैप ले लो, इस तरह से करके आप पेशेंट कहते हो, फिर आप कुछ फ्रेंड्स गाइड कर देते हो पेशेंट को, ठीक है, फिर आप उसको कहते हो कि अगर आपने काम करना है तो आप पोजीशन स्पेसिफिक रखो, ठीक है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक पोजीशंस में काम करो जिसमें आपको पेन ज्यादा ना हो या आपके सिम्टम्स ज्यादा एग्रोवेट ना हो, तो ये पेशेंट अपने इट सेल्फ फाइंड आउट कर लेता है कि लाइक अगर इस तरह से नहीं है तो इस तरह से, लेकिन आपने ये भी चीज देखनी है कि पेशेंट वो पैटर्न डेवलप ना कर ले, ऐसा ना हो कि उसकी मूवमेंट वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए, तो आपने मोबिलिटी पे भी पेशेंट के साथ साथ काम कराना होता है कि आपने मोबाइल रहना है, ऐसा नहीं है कि आपने उसकी मूवमेंट ही छोड़ देनी है, ठीक है, आपने पेन की वजह से उसकी मूवमेंट बंद नहीं करनी, कि मैं कितनी बार बहुत लेक्चर्स में ये बता चुकी हूँ कि पेन की वजह से मूवमेंट को खत्म नहीं करना था। यस यू कैन रिस्ट्रिक्टेड फॉर सम टाइम्स, आप थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे स्वेलिंग और काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, स्वेरिटी ज्यादा है, तो आप पेशेंट को स्लाइटली से कुछ टाइम के लिए गाइड कर सकते हो कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दो मूवमेंट, आप न्यूट्रल पोजीशन में रख दो या आप बिल्कुल अभी छोड़ दो, कोई मूवमेंट ना करो, लेकिन आफ्टर दैट आपने पेशेंट को साथ ही ये भी गाइडेंस देनी होती है कि आपने जैसे आपको लगता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग कम हो रही है और आप अगर डॉक्टर के पास वापस आते हो दैट्स गुड, आप फॉलो अप करो, लेकिन अगर पेशेंट फॉलो अप नहीं लेता तो आपने उसको गाइड करना है कि आपने मोबिलिटी बंद नहीं करनी, ठीक है, सो आपकी मेजर चीजें यहाँ पे फोकस्ड होनी चाहिए, ठीक है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पे फोकस रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में हम पेशेंट सेंटर जो हमारे पास जहाँ से स्टार्ट होगी टॉपिक से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ चीजें जो हमने आज डिस्कस करनी है, ठीक है, सबसे पहली जो चीज है ना वो हमारे पास ये है कि लाइक नीड्स ऑफ वर्कर्स एंड वर्क प्लेस इन ऑर्गेनॉमिक्स प्रोसेस, ठीक है। अब हमारे पास जो बेसिकली हमारा सारी अप्रोच है ना वो यही है, ठीक है, कि वर्कर और वर्क प्लेस के ऑर्गेनॉमिक की प्रोसेस की जो बेसिक नीड्स है ना उसमें हमारे पास कैसे हमने उसमें एंगेज रखना है वर्कर को, वर्क प्लेस को, ठीक है। थेरेपिस्ट ने यहाँ पे काम क्या करना है कि वर्क ऑर्गेनॉमिक्स है, जैसे हमारे पास हमने कहा ना कि हमने ऑर्गेनॉमिकली कोई चीज डिजाइन करनी है, तो वहां पे आपने वर्कर और वर्क प्लेस दोनों का काम करना है और फिर जाके आपने उसकी हेल्थ या प्रोडक्टिविटी के आउटकम्स को इंक्रीज कराना है, ठीक है। अब आप ये कैसे कर सकते हो कि लाइक अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है ना
वर्कर्स और वर्क प्लेस पे इतनी ज़्यादा है ही नहीं ना। वर्कर इटसेल्फ, मतलब वर्कर क्या है कि आपके पास पेशेंट इटसेल्फ इतना कहता है कि मैं नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना सपोर्ट नहीं करी, तो क्या होगा एट द एंड? जाहिर सी बात है आप इतना अच्छे से इंप्रूव नहीं करवा सकोगे, ना ही पेशेंट की कंडीशन को, ठीक है, ना ही वहाँ के एरिया को। जाहिर सी बात है अगर वो आपको इजाज़त ही नहीं देंगे कि आप किसी की कोई चेयर्स चेंज करवा सको या आप टेबल्स इस तरह के डिज़ाइन करवा सको कि जो पेशेंट को हेल्प आउट करें, ठीक है ना, वो ऐसे के आप उसकी हाइट के या उसकी लेंथ के हिसाब से आप डिज़ाइन करवा सको, सो दैट मीन्स कि आपको वो हेल्प आउट नहीं करे तो आपके पास पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप ये नहीं कर सकते हर पर्सन के लिए अलग डिज़ाइन करवाओ, आप एक स्टैंडर्ड निकाल लेते हो जिसमें से आप देखते हो कि मेजरली जो है ज़्यादातर लोग उसमें फोकस होते हैं। जिन लोगों के लिए आपको लगता है कि ज़्यादा इनकी कंडीशन ठीक नहीं है या इनकी कंडीशन वर्स हो सकती है, तो उस केसेस में आप प्रिवेंट करने के लिए उनके लिए कुछ कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन हो सकता है, लेकिन मेजरली कुछ स्टैंडर्ड हम चूज़ कर लेते हैं जिसके बाद हम वो चीज़ें उनको कहते हैं कि इस तरह से होनी चाहिए। अगर नेक की पेन है तो आपने किस तरह से आपकी आपकी कंप्यूटर की लेंथ होनी चाहिए या लैपटॉप की लेंथ होनी चाहिए, फिर आप सॉरी किस तरह से उसका पूरा एंगल होना चाहिए, ठीक है, वो आपके आई के एंगल के कितने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बेसिकली आपकी शोल्डर की कितने अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये हम बेसिकली गाइडेंस देते हैं, ठीक है। हाँ, थेरेपिस्ट कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस लाइक आप ये देखो कि अब थेरेपिस्ट को बहुत से चैलेंजेस आते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, शायद बाहर ये चीज़ें करनी फिर भी आसान होती हों, बाहर भी मुश्किल होती हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत रिसर्च पेपर्स और चीज़ें हैं जो ये बहुत बात को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन कंट्रीज़ में हम रहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिसेस बहुत कम है, ठीक है, तो आपको बेसिकली पूरी डिटेल में पेशेंट को समझाना पड़ता है, फिर आपने उसकी चैलेंजेस के साथ थेरेपिस्ट ने कोप अप करना होता है, ठीक है। अब समटाइम्स मैंने लोगों को देखा है कि ergonomics से बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ergonomics एक जस्ट समझते हैं कि कोई चीज़ें, पर आप ये नहीं समझते कि ergonomics इटसेल्फ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है, ठीक है। सो ergonomics एक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि लाइक ergonomics अगर बायोमैकेनिक्स के साथ पढ़ाई जाती है या ergonomics का एक सब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी मेजर फैक्टर ही यही है थेरेपिस्ट के लिए कि वो बेसिकली आप पेशेंट को गाइड कर सको कि आपने किस तरह से काम करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोरिकली ये था कि पर्सन मशीन का जो इंटरफेस था ना और मोशन ऑफ स्टडीज थी, वहाँ पे बेसिकली ये काम होता था, ठीक है। अब क्या ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो हमारे पास इकोनॉमिस्ट, थेरेपिस्ट, इंजीनियर, काइनोलॉजिस्ट, ये सारे जो थे ना काम करते थे, एक एक्सपर्ट अप्रोच बनाते थे वर्क की डिमांड को इम्प्रूव करवाने के लिए, ठीक है। लाइक वर्क की जो सारी डिमांड्स थी ना उसके कंबाइन अप्रोच बनाते थे। थेरेपिस्ट हो गया आपके पास, ठीक है, आपके पास इकोनॉमिस्ट हो गए, ठीक है, ये सारे क्या करते थे, हेल्प आउट करते थे और इम्प्रूव करते थे आपके पास वर्क की डिमांड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब उन्होंने कहा कि जो करंट है ना, ठीक है, वो ये कहती है कि हमारे पास जो क्लाइंट है, ठीक है, जो क्लाइंट हम किसको कह रहे हैं, बेसिकली क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट बहुत डिफिकल्ट है। मतलब अब जो करंट है ना, अब आप वर्कर ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा फोकस देते हो, आप ये देखते हो कि क्लाइंट सेंटर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ना कि ऐसे हो कि ऑर्गेनोमिस्ट और थेरेपिस्ट इंजीनियर खुद जो है पेशेंट की वर्क डिमांड या एक एक्सपर्ट बन के एक वर्क डिमांड करें ना। आपको वर्कर मतलब उसकी नीड्स क्या है, आप देखो उसकी नीड्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कॉस्ट क्या है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग साइज से डिजाइन करते हो। पहले पहले क्या होता था कि आप डिमांड इंक्रीज कराने के लिए लाइक ऑर्गेनोमिक्स काम करते थे, पर इतना इफेक्टिव नहीं होता था क्योंकि चीज़ों की इतनी क्लियरेंस नहीं थी। अब चीज़ों की काफ़ी हद तक क्लियरेंस हो चुकी है, ठीक है। तो अब वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इन द प्रोसेस ऑफ फिटिंग वर्क टू द वर्कर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इन द पार्टिकुलर प्लेस। अब करंट प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग वर्कर को प्लेस को या आपकी जो वर्क प्लेस है उसको अकॉर्डिंग टू वर्कर फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेजरली वर्क हमारा यहाँ पे एम्फोसिस क्या होता है, क्लाइंट सेंटर्ड में, ठीक है। अब क्या है कि अब जो क्लाइंट की एक टर्म है ना, ठीक है, अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ये हैं कि सेफली होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो हम पहले चीज़ें सारी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है क्लाइंट का। अब आपको जो क्लाइंट बार बार मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्लाइंट में ना जो बेसिकली चीज़ें आती हैं ना, वो ये है कि क्लाइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। 3-4 चीज़ों से मुराद यह है कि आपके पास सबसे पहली चीज़ है इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है। क्लाइंट हम रेफर करते हैं इंडिविजुअल वर्कर के लिए भी, वर्क प्लेस ग्रुप्स के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। अब वर्क प्लेस ग्रुप्स का मतलब यह है कि कोई यूनियंस होगी, मतलब बड़े बड़े वर्क के यूनिट्स हैं, पूरे पूरे वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको कैसे डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। इंडिविजुअल वर्कर के लिए अब मैं आपको ये कह रही थी ना कि अब ये नहीं हो सकता पर पर्सन, आप किसी को बहुत फेयर इंजरी है ना, जैसे आपके पास इंजरी डायग्नोस्ड है तो उस केस में तो जाहिर सी बात है आपने एक इंडिविजुअल वर्कर के लिए करनी है काम। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि एक स्टैंडर्ड ले लिया जाता है जो उस वर्क यूनिट या वर्क ग्रुप्स या वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है। सो मेजरली वहाँ पे ये हो रहा होता है।
आप ये ब्रॉड फोकस जो होता है ना, एक तो ये होता है कि ये इजीली आप अचीव कर सकते हो, कैसे कि ऑर्गेनाइजेशन पे काम करोगे, सुपरवाइजर से बात की आपने, उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें देखी, आपने देखा कि कितने ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, फिर आपने हाइट्स ली, उनकी बेसिक चीज़ें देखी कि किस किस तरह से लेवल आना चाहिए, आय का लेवल कैसे होना चाहिए, और बेसिकली और समटाइम्स मेजरली हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो एडजस्टेबल होती है, सो पेशेंट या वर्कर जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। सो मेजरली आप इस तरह से काम करवाते हो, ठीक है। सो अब हमने कुछ चीज़ देखनी है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ना जो इस ट्रांजिशन में हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फैक्टर है ना वो हमारे पास इकोनॉमिक क्लाइमेट है, ठीक है। अब हमारे पास अगर इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है कि अगर हमारे पास कॉस्ट कम है और हमारे पास अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, हमारे पास यह प्रैक्टिस में जाहिर सी बात है हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, अब जो एडजस्टेबल चीज़ें होंगी तो वो आम जो चेयर्स और टेबल्स होते हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो थोड़ी सी होता है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट होती है ना वो हमारे फैक्टर में इंडल्ज हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप एक प्रॉपर प्रपोजल देते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से गाइड करते हो कि आप पूरे से आप उनको हर चीज़ की क्लियरेंस देते हो कि लाइक आपके लिए कितना इफेक्टिव है, एक तो आपको वर्किंग गोल अचीव हो जाएगा, ह्यूमन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंप्रूव होती है अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत सेटिस्फाइड हो, ठीक है। एक पेश आप देखो, अगर एक डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में सारा दिन खड़े होकर काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो बैठ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप बताओ कि वहाँ पे कितना ज्यादा अनोइंग होगा एक डॉक्टर के लिए, ठीक है, कि वो रेस्ट नहीं कर सक रहा। दैट इज द सेम वे कि आप अगर आप जाते हो कि आप देखोगे कि वर्क प्लेस पे उसकी प्रॉपर एक सीटिंग नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वो काम सही से कर नहीं सक रहा, तो एट द एंड क्या होगा कि वो अपना काम सही से नहीं करेगा, इस तरह से जैसे फिर डॉक्टर बहुत थक जाएगा तो वो काम सही से कर नहीं सकेगा, उसको क्योंकि बीच में रेस्ट के पीरियड्स नहीं मिल रहे ना, अब कहीं पे बैठने की जगह ही नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूसली खड़ा हुआ। तो इस केस में ऐसे होता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करने के लिए, उनको समझाने के लिए आपने पूरी एक आप ये कह सकते हो कि डिटेल्ड प्लान बनाना होता है, फिर आप उनको गाइड करते हो कि हाँ रिसोर्सेज टाइम भी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं होंगे, कॉस्ट भी लगेगी, पर ये आपके वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। सो मेजरली ये है। सेकेंड वन वाज कि वो आपकी क्लाइंट्स की या जो आपके पेशेंट्स हैं या जो आपके वर्कर्स हैं उनकी इंजरीज को प्रिवेंट करेगा, जिसके लिए आपको ही फायदा है। इस बात है एम्प्लॉयज कम होंगे, वो बार बार वेकेशन पे जाएंगे तो काम स्लो हो जाएगा, तो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप चीज़ों को तरीके से लेके जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने उनको ये बताना है टाइम और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली हम यूज़ तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडीज ने बताया कि हैप्पी और सेटिस्फाइड वर्कर्स जो है ना वो काम ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। अब वर्कर इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना, हमें हमेशा जो वर्कर्स जब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए। अब यह है कि अगर उनको पता है कि हमारी चेयर एडजस्टेबल है तो वो एडजस्टेबल करके काम करें, ठीक है। दैट इज बेसिकली कि हमारे पास ये एट द एंड क्या रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव हेल्थ के आउटकम्स देते हैं, ठीक है। वर्कर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हेल्थ के आउटकम्स पॉजिटिव देती है, ठीक है। ये चीज़ें थी कि मेजरली जो प्रोसेस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो पार्टिसिपेशन हैं, वो सारी जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। अनदर फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आता है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच इज द ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द एम्प्लॉयर्स इन द हेल्थ, ठीक है। अब डिस्कनेक्शन का मतलब मेजरली ये है कि जो सिस्टम जो हम जिस तरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि पेशेंट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हो, ठीक है। अब डिस्कनेक्शन बिटवीन प्रोवाइडर एम्प्लॉयर्स इन द हेल्थ रिटर्न टू वर्क एंड रिहैबिलिटेशन सिम्टम्स सिस्टम्स इन रिटर्निंग वर्कर्स टू वर्क। अब देखो ना, एक डिस्कनेक्शन सा तो होता है, ठीक है, मतलब एक पेशेंट है उसके कार्बन टनल सिंड्रोम हो चुका है, ठीक है, और एक जो वर्कर वहाँ पे ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है और वो उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कार्बन टनल सिंड्रोम नहीं है और दूसरे को हो गया है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे एक डिस्कनेक्शन सा फील होता है पेशेंट को कि मैं अच्छा काम नहीं कर सक रहा, मैं ग्रो नहीं कर सक रहा, तो यहाँ पे एक डिस्कनेक्शन सा फील होता है जब पेशेंट रिटर्न टू वर्क आता है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज कराना है चीज़ों को कि एक तो वो प्रिवेंट कर सके इंजरी हो, मतलब दोबारा री इंजरी ना हो, रीअकरेंस ना हो। सेकंड वन वाज कि वो क्रॉनिक डिसेबिलिटी ना, मतलब ऐसा इनएडिक्वेट एनवायरनमेंट नहीं देना पेशेंट को कि लाइक एट द एंड बेचारा वो कहे कि लाइक मैं तो बिल्कुल ही गया हूँ, अब तो मेरी जो कार्बन टनल का कंडीशन थी वो बहुत ही स्पेयर हो गई, ठीक है। सो इतनी क्रॉनिक इनएडिक्वेट कंडीशन नहीं देनी, जहाँ पे आपको लगता है कि पेशेंट की ज़रूरत है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नीड्स के अकॉर्डिंगली आपने देना, ताकि उसकी फर्दर इंजरी या सिम्टम्स जो है वो ख़राब ना, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे ये बात आती है। तो हमारे पास सेकेंड वन वॉज दिस, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था ना वो ये है कि मेजर मेजर थर्ड फैक्टर वो ये है कि ग्रोइंग इंडोर्समेंट एंड लेजिटिमेशंस। लेजिटिमाइजेशंस बेसिकली हमारे पास आप ये कह सकते हो कि मेजर जो आप कहते हो ना जिन चीज़ों को कानूनी हैसियत होती है, एक्ट्स पॉलिसीज ऐसी चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। सो मेजरली जहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो एक और फैक्टर होता है कि हमारे पास इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिव वे में
कि हमारे पास अगर कोई पॉलिसीज़ होंगी ना, स्पेसिफिकली एक्ट्स होंगे, पॉलिसीज़ होंगी, तो आपको पता है कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको पता है कि पॉलिसी है कि इस हॉस्पिटल में या इस वर्क प्लेस पे प्रॉपर तरीके से ergonomics डिज़ाइन होनी चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, ergonomics काम करेगा, थेरेपिस्ट काम करेगा, तो वो प्रॉपर्ली उस प्लेस को डिज़ाइन कर सकता है। इसके ऊपर बहुत सी पॉलिसीज़, एक्ट्स और पोजीशन पेपर्स आए हुए हैं और बहुत पुराने भी हैं, बहुत नए भी हैं, ठीक है? मतलब 1980s से भी मतलब कुछ टर्म्स डिज़ाइन हुई थी, फिर उसके बाद हमारे पास यूएस ने भी की, कनाडा ने की, डिफरेंट तरह से हमारे पास जो चीज़ें थी ना वो हुई थी, ठीक है? तो 1980s में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी ना ओटी, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी ने ये प्रैक्टिस डिज़ाइन की थी और क्लाइंट सेंटर्ड फोकस रखा था कि एक वर्ड डिज़ाइन किया था क्लाइंट सेंटर्ड, जिसका फोकस यही था कि क्लाइंट की बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है? 1992 में फिर यूनाइटेड स्टेट ने एक रिहेबिलिटेशन एक्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होगा वो अपनी चॉइसेस खुद कर सकता है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन रिलेटेड हो या एजुकेशन रिलेटेड हो। फिर इसी तरह 1996 में कनाडा में भी कुछ पोजीशन पेपर्स आए थे, एक मैंडेटरी लॉ तो नहीं आया था, लेकिन एक ये कह सकते हैं पोजीशन पेपर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है ना उसको मैंडेटरी सर्विसेज दी जाएंगी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में, वर्किंग इन्वायरमेंट्स में या डिफरेंट तरह से, ठीक है? सो डिफरेंट तरह से हमारे पास जो कनाडा की प्रैक्टिसेस थी, जो यूएस की प्रैक्टिसेस थी, वो काफ़ी हद तक उन्होंने ये कोशिश की कि रिहेबिलिटेशन में ergonomics को डाला जाए, ठीक है? और काफ़ी अच्छे तरीके से फिर अमेरिका, यूरोप, डिफरेंट जगह पे और भी हुई थी ताकि इस चीज़ को, प्रैक्टिस को इंडल्ज किया जाए, ठीक है? फिर टेक्स्ट में डाला गया, फिर लेजिटिमाइज किया गया, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया कि इंक्लूसिव हेल्थ केयर में, कि हेल्थ की डिलीवरी, रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज में इसको डाला जाए ताकि एट द एंड हमारे पास ईजी हो जाए इन चीज़ों को करना, ठीक है? तो पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच जो होगी ना वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिसिपेशन और ergonomics अप्रोचेस नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। फिर हम क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिसेस और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।